नमस्कार, मैं शिवेंद्र आत्ममंथन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का चैप्टर जो है शुरू किया था और हमने उसमें दो विधियां मेन रूप से पढ़ी थी। एक थी आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी थी वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, अब ये दोनों विधियां थी हमारे पास, पहली ये और दूसरी ये। ठीक है, अब इन दोनों विधियों में भी हम पहले आत्मनिष्ठ विधि के बारे में पढ़ेंगे। और आत्मनिष्ठ विधि में दो विधि हमने पढ़ी थी। दो विधि कौन कौन सी थी? एक थी आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरी थी गाथा वर्णन विधि। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण विधि पे हम लोग आते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि में हम पहले इसके परिचय के विषय में जानेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है, पहले इसका परिचय देख लेते हैं। इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लोकी। क्या नाम था? लोकी, LOCKE, लोकी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन, क्या कहा? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन, इसी को हम क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। जब हम अपनी ही जो है स्वयं निरीक्षण करते हैं, अपना स्वयं का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है आत्मनिरीक्षण विधि का? आइए अब इसके अर्थ पे आ जाते हैं। अब इसके अर्थ के विषय में जान लेते हैं। अर्थ के विषय में जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी अपने आप में स्वयं को देखना। क्या है इसका अर्थ? अपने आप में देखना, अपने आप में स्वयं को देखना। ठीक, तो ये आत्मनिरीक्षण विधि का अर्थ है कि टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप में स्वयं को देखना। भाई जो आत्मनिरीक्षण करता है स्वयं का, वो अपने आप को अपने आप में ही देखता है। ठीक है, और निष्कर्ष निकालता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस बारे में वह आंकड़े प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसके गुण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब इसके गुण के बारे में समझ लेते हैं। गुण, इसका पहला गुण क्या है? मनोविज्ञान। इसका पहला गुण है मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। ठीक, अब मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपने स्वयं अपने आप को समझ लिया तो दुनिया के लगभग सभी लोगों के मनोविज्ञान को आप समझ सकते हैं। अपने मनोविज्ञान को समझना ही
दुनिया के सभी के मनोविज्ञान को समझने के बराबर होता है, क्योंकि लगभग जितने भी मनुष्य हैं उन सबके कार्य, जो मन के कार्य प्रणाली है, वो लगभग सब एक ही तरह से कार्य करती है। इसलिए स्वयं के अध्ययन से हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, यानी अपने आप को समझ गए तो यानी सबको समझ गए। ठीक, दूसरा क्या है, अन्य विधियों में सहायक होता है ये। अन्य विधियों में सहायक, ठीक, ये अन्य विधियों में सहायक होता है। क्यों अन्य विधियों में सहायक होता है? क्योंकि अन्य विधियों में हम जो भी आंकड़े वगैरह, नियम, सिद्धांत जो भी हम लगाते हैं, उनकी ये व्याख्या करता है। आत्मनिरीक्षण विधि क्या करता है? उनकी व्याख्या करता है। ठीक है भाई, हम मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देने गए हैं। ठीक है, हम अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, और उससे जो नंबर प्राप्त होता है, तो हम जो है क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं ना, कि हमें इतने नंबर प्राप्त हुए हैं, हमने कितनी पढ़ाई की थी। तो हम ऐसे सोच कर जो है हम स्वयं का ही तो आकलन कर रहे होते हैं। तो यानी उस परीक्षा का हम व्याख्या कर रहे होते हैं या ऐसा करके। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि अन्य विधियों में सहायक होता है। अगर प्रश्नावली विधि आपको दी गई है भाई करने के लिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं हल करने के लिए, ठीक है, आप पढ़ाई करके गए हैं और आपने प्रश्न हल किए, 100 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, 100 क्वेश्चन में से आपने मान लीजिए 60 प्रश्न ही किए, बाकी आप 40 प्रश्न नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो आप सोचेंगे ना कि मैं भाई 40 प्रश्न नहीं कर पाया, ठीक, मेरी क्या कमी थी। आप फिर अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, यानी आत्मनिरीक्षण करेंगे अपना। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि जो हमने आपको आपके निरीक्षण के लिए दी थी, ठीक है, कि भाई हम आपको जान सकें कि आप कितने लायक हैं, 100 में से आप कितने प्रश्न कर सकते हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया कि भाई आपकी काबिलियत 60% की है, आप 60% अच्छे बालक हैं, बाकी 40% प्रश्न तो आपने ख़राब कर दिए। ठीक है, तो अब आप भी अपना जो असेसमेंट करेंगे, भाई 40% जो प्रश्न मेरे गलत हुए वो क्यों गलत हुए, है ना, और मैंने कितनी पढ़ाई की थी। तो ये आपका आत्मनिरीक्षण होगा। तो यानी मेरे प्रश्नावली विधि की आप स्वयं अपने भीतर व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये अन्य विधियों की व्याख्या भी करता है। ठीक है, और अगला क्या है? अगला है यंत्र सामग्री की आवश्यकता नहीं। यंत्र व सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। भाई जब हमें खुद का ही परीक्षण करना है, स्वयं का ही निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम कोई मशीन तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, हम अपने मन से ही जो है अपने मन की क्रियाओं को देखेंगे, तो इसमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और कौन सा पॉइंट है? और है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। ठीक है भाई, कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक का मन ही उसकी प्रयोगशाला होती है। ठीक है, तो पुराने समय में जो मनोवैज्ञानिक थे वो अपने मन को जो है प्रयोगशाला समझते थे और अपने मन का अध्ययन स्वयं करते थे। ठीक है, यानी अपना स्वयं का आकलन वो खुद ही करते थे। ठीक है, तो उनका मन हमेशा उनके साथ रहता है, उनका मन ही उनकी प्रयोगशाला रहती है, तो वो जब मर्जी चाहे अपनी प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं, अपने मन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग से किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, अपने मन को ही प्रयोगशाला बनाकर जो है हम अपना असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके दोषों को भी हम लोग देख लेते हैं। इसके दोष क्या क्या हैं। कोई भी विधि होती है उसके गुण भी होते हैं, उसके दोष भी होते हैं। ठीक है, तो गुण दोषों को जानकर ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी विधि कितनी
अच्छी है। ठीक, तो दोष में क्या है? पहला है वैज्ञानिकता का अभाव। अब जो है मनोवैज्ञानिक जो ये मानते हैं इस विधि के विषय में, कहते हैं कि ये अवैज्ञानिक विधि है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपना परीक्षण अपने आप को स्वयं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, तो मैं जिस भी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ उसका आकलन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति प्रूफ नहीं कर सकता। इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये इसमें वैज्ञानिकता की कमी बताई गई है। ठीक है, अगर इसको दूसरा व्यक्ति देख सकता, ठीक है, या प्रूफ कर सकता, तो शायद ये वैज्ञानिक विधि कही जा सकती थी। लेकिन ये स्वयं ही किया जा सकता है, दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। ठीक है, ध्यान का विभाजन। दूसरा क्या है? ध्यान का विभाजन। भाई हम अपने मन का स्वयं निरीक्षण कर रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आत्मनिरीक्षण करता है तो वह अपने मन का ही अपने मन से निरीक्षण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मन ही साधन भी होता है और मन भी साध्य भी होता है। तो साधन साध्य एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा ध्यान एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जब हम मन की क्रियाओं की तरफ जो है ध्यान देते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, निरीक्षण का यानी देखने का भाव जो होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। और जब देखने का भाव हमारा जो है क्या कहते हैं मजबूत होता है, तो हमारा जो बेसिक क्रियाएं जो हम जिसका निरीक्षण करने वाले होते हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है ध्यान का विभाजन हो जाता है, ध्यान भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है। ठीक है, और क्या है, सामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए अनुपयुक्त। सामान्य व्यक्तियों बालकों के लिए अनुपयुक्त। सामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए क्यों अनुपयुक्त है? भाई कोई मनोवैज्ञानिक होता है तो वो अपने मन के मामले में मजबूत होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जब वो अपना स्वयं का निरीक्षण करने बैठते हैं तो वही चीज़ होती है भाई, विभाजन, भाई ध्यान भटकता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकता। ठीक है, बालक भी ऐसा नहीं कर सकते, बालक भी अपने ऊपर स्वयं का निरीक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें ये कमजोरी होती है। भाई ये विधि जानवरों पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जानवर भी अपने ऊपर जो है ध्यान नहीं दे सकता। ठीक, कोई मंदबुद्धि बालक भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकता। तो ये सब कारण है जो कई जगह पे आत्मनिरीक्षण विधि को जो है गलत साबित कर देते हैं कि ये किसी काम की वहाँ नहीं रह जाती है। ठीक है, मन द्वारा मन का निरीक्षण। चौथा है मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव। तो क्या है, मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव। मन से निरीक्षण नहीं किया जा सकता, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने मन के भावों पर ध्यान देते हैं, मान लीजिए हमें क्रोध आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम क्रोध पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो हम निरीक्षण करने के तरीके पे कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा निरीक्षण करने का तरीका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही हम क्रोध पर ध्यान देना चालू करेंगे, हमारा जो है क्रोध गायब होने लगेगा। यानी जब हम क्रोध पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो जो है क्रोध गायब हो जाएगा। यानी अगर हम क्रोध का निरीक्षण करने जा रहे हैं तो भाई क्रोध गायब ही हो गया। तो जब अगर क्रोध गायब हो गया तो हम निरीक्षण किस बात का करेंगे? ठीक है,
तो इसलिए जो है मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव हो जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट है मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण असंभव। सेम वही बात है भाई, हमारे मन में कई क्रियाएं होती हैं, ठीक है, खुशी होती है, क्रोध आता है, तो हम उनके ऊपर जैसे ही ध्यान देते हैं तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। इस वजह से मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण असंभव हो जाता है, मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान ना होना। हर कोई अपनी जो है मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता भाई, वो उसे नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना ना होना ये एक सामान्य सी जो है बात है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ दोष हैं, ठीक है, ये इसके कुछ दोष हैं जो इसको असफल बना देती हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ विधि जो है वो एक अवैज्ञानिक विधि है, उसका हर जगह जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम गाथा वर्णन विधि का भी जो है क्लास को करेंगे, कोई क्लास मिस नहीं करिएगा। मैं धीरे धीरे इस सारी विधियों का जो है टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।